In which of the following case the refund under section 27 of the custom act is credited to कंज्यूमर वेलफेयर फंड? तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पता है कब जाता है? जब है ना हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इंपोर्टर का आता पता नहीं है, इंपोर्टर ने प्रूव नहीं किया कि भाई कोई अनजस्ट एनरिचमेंट हमने नहीं किया। तो पहला है इफ इंपोर्टर प्रूव्स दैट देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। अगर इंपोर्टर ने प्रूव ही कर दिया कि कोई अनजस्ट एनरिचमेंट मैंने नहीं करा है तो फिर इंपोर्टर को ही मिल जाएगा। तो पहला आंसर तो सही नहीं है, ठीक है। Where goods are imported for non-personal use of an individual and you do not prove that there is no unjust enrichment, बिल्कुल ये वाला पॉइंट है। देखो आपने गुड्स इंपोर्ट करा है, ठीक है, आपने एज एन इंडिविजुअल अपने यूज के लिए या नॉन पर्सनल यूज के लिए गुड्स इंपोर्ट करा है, लेकिन अब आप प्रूव नहीं कर पा रहे कि कोई अनजस्ट एनरिचमेंट किया है, आपने किसी और पे गुड्स का अनजस्ट एनरिचमेंट पास किया है। तो ये जो भी अमाउंट थी ना ड्यूटी, वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। आपको प्रूव करना पड़ेगा तो ही आपको मिलेगी। If the amount of refund relates to drawback of duty, drawback से related, if the amount related to duty paid in excess by importer before an order, ये भी पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट है अनजस्ट एनरिचमेंट वाला प्रूव है। पॉइंट में साफ सुथरा लिखा हुआ है कि अनजस्ट एनरिचमेंट आपको प्रूव करना पड़ेगा, अगर आप नहीं कर पाओगे तो भाई वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चले। Which of the following statement is false? Anti-dumping duty is imposed when any article is exported from any country to India at more than its normal value. More than its normal value, ये क्या बात हुई भाई? मोर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू आ रहा है तो फिर तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाएंगे? फॉर एग्जांपल देखो, अगर माई का फोन चाइना से आ रहा है इंडिया के अंदर और वो 10,000 रुपए की जगह 5,000 रुपए में आ रहा है, तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं कि भाई यहाँ डंप क्यों कर रहे हो सस्ते में। तो यहाँ पे तो ये बोल रहा है मोर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू, तो ये वाला पॉइंट हो गया गलत, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी, देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी कैसे लगती है, वापस से सुन लो। फॉर एग्जाम्पल ले लो अमेरिका, अमेरिका से एक गुड्स है, पर्टिकुलर एक गुड्स है जो कि 100 रुपए में मिलता है, ठीक है। अमेरिका वालों ने क्या करा, उस पे ना 10 रुपए का डिस्काउंट लगा दिया, तो अब वो 90 रुपए में बिक रहा है, ठीक है, और अब वो 90 रुपए में इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। हमने ये पता लगाया हमारे डेटाबेस के थ्रू, थोड़ी हमने रिसर्च मारी और हमको ये पता लगा कि भाई सामने वाला 90 रुपीज में वहां पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सपोर्ट पे, तो हम क्या करेंगे, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देंगे, 10 रुपए बढ़ा देंगे। तो हमने फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दिया, तो अब प्राइस वापस से 100 हो गया। तो अब्जॉर्प्शन कब हो जाता है, जब सामने वाली कंट्री को पता लगा, हमने फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दिया, अभी क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट कह रही है अच्छा उन्होंने काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 10% और डिस्काउंट दे देते हैं तुम्हें। तो यहाँ पे हो गया एब्जॉर्ब, क्योंकि हमारा तो पर्पस ही मिसयूटिलाइज हो गया, बेसिकली हमारा पर्पस ही खत्म हो गया, इन्होंने वापस से और कम कर दिया, प्राइस फिर से कम आएगा, 10% डिस्काउंट करने के बाद भी आएगा। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी सेड टू हैव टेकन प्लेस इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट प्राइस, डिक्रीज हो गया एक्सपोर्ट प्राइस में, और कमेंसरेट चेंज इन रीसेल प्राइस नहीं हुआ। यहाँ पे तो भाई कोई चेंज ही नहीं आ रहा, यहाँ पे तो फिर वो उतनी रेट का मिल रहा है, ठीक है। फिर तो ये वाला पॉइंट हमारा सही है, ठीक है। सेफगार्ड ड्यूटी शैल नॉट बी इम्पोज, ये 3% वाला तो सही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम नोटिफाइड क्वांटिटी, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पॉइंट नॉर्मली सही ही होता है। तो हमारा आंसर है ए। Which of the following statement are incorrect in relation to refund provisions? तो refund provisions के हिसाब से कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड इज पेबल टू द एप्लीकेंट ओनली इफ ड्यूटी ऑर्डर इज टू बी रिफंडेड एंड इज नॉट रिफंडेड विद इन 3 months। देखो दो कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। सेक्शन 27A और सेक्शन 75A ये दोनों डील करते हैं इंटरेस्ट से, लेकिन 27A के अंदर इंटरेस्ट ऑन रिफंड डील होता है, ठीक है, जिसमें हमने डिलेड रिफंड वाला ये वाला जो केस है, ये इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड ये 27A में कवर होता है, और अगर ड्रॉबैक से रिलेटेड होता है तो 75A में कवर होता है। ड्रॉबैक के केस में 1 महीने की टाइम लिमिट है, 27A में 3 महीने की टाइम लिमिट है। 3 महीने में अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है तो 3 महीने के बाद जितने भी डेज है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6% के रेट से। और अगर यहाँ पे ड्रॉबैक में अगर 1 महीने से ज्यादा देर हो चुकी है तो 1 महीने के बाद जितने भी डेज बच रहे हैं आपके, जितने भी डेज आपके कैलकुलेट होते हैं उस पे आपको 6% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला पॉइंट तो हमारा सही है, ठीक है। फिर इफ इंपोर्ट वर मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज द अमाउंट ऑफ ड्यूटी फाउंड रिफंडेबल इज पेड टू द एप्लीकेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ये वाला पॉइंट हमारा सही है। देखो अगर आपको इंडिविजुअल मिल गया और अमाउंट ऑफ ड्यूटी हमें रिफंडेबल है ही, ठीक है, तो अगर इंपोर्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कराए हैं और ड्यूटी रिफंडेबल बन रही है तो पहली प्रायोरिटी तो रहती है कि उसी बंदे को पे कर दो। और अगर वो बंदा प्रूव नहीं कर पाता कि भाई मैंने किसी को अनजस्ट एनरिचमेंट ट्रांसफर कराया, तो यहाँ पे तो इस केस में तो वो पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, ठीक है, तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर करा दो। तो पहली प्रायोरिटी तो यही है कि इसको रिफंड कर दो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट सही है। एप्लीकेशन फॉर रिफंड हैज टू बी मेड विद इन 1 year वेयर ड्यूटी इज पेड अंडर प्रोटेस्ट। देखो प्रोटेस्ट के केस में कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर रिफंड आप कभी भी फाइल कर सकते हो, ठीक है, तो देयर इज नो लिमिट, ये वाला पॉइंट गलत है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ
unjust enrichment is applicable if refund of duty is relatable to drawback of duty payable under section 74 75 सेक्शन 74 और 75 डील करती है। देखो 74 के अंदर तो वो एक तो वो कार वाला आ जाता है, ठीक है, फिर वो एक 3 मंथ की टाइमलाइन पे 95%, 85%, 75%, 12 मंथ की टाइमलाइन पे 70%, वो जो परसेंटेज वाला सिस्टम है ना वो सेक्शन 74 के अंदर आ जाता है। एक वो कार से रिलेटेड, मोटर कार से रिलेटेड जो 4% 3% वाला है वो आ जाता है, ठीक है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वेयरिंग अपैरल, टी चेस्ट, अनएक्सपोर्ट फोटोग्राफिक, वो कपड़े वपड़े यूज कर लिए, रिफंड कर दिए, तो वो सारे सेक्शन 74 में आ जाता है। 75 के अंदर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स वाला आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट की तो कोई बात ही नहीं करी गई, यहाँ पे तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि हमारा इतना महीना हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, कौन कौन से पॉइंट हमारे इनकरेक्ट है? हमारा है पॉइंट नंबर 3rd और 4th इनकरेक्ट। Outline the steps procedures for import of goods into India, grant of entry inward to vessel, filing of import general manifest। देखो भाई, import general manifest पहले फाइल होएगा, ठीक है। एक बार ये फाइल हो गई, उसके बाद आपको एंट्री इनवर्ड ग्रांट करेंगे हम, ठीक है। फिर एंट्री इनवर्ड जब हमने आपको ग्रांट कर दी, उसके बाद आप फाइल करोगे, उसके बाद आप फाइल करोगे क्या, बिल ऑफ एंट्री, कि भाई अब हमें डॉक को उतारने के लिए, सामान के लिए बिल ऑफ एंट्री दे दो, ठीक है। एक बार बिल ऑफ एंट्री दे दी, उसके बाद हम अनलोड करेंगे गुड्स, ठीक है। गुड्स एक बार हमने अनलोड कर लिए तो फिर हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे गुड्स का, और गुड्स जब असेसमेंट हो जाएगा तो हमारा पेमेंट ऑफ ड्यूटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन क्या है, ये सारी कंडीशन कहाँ पे हो रही है, ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है पॉइंट नंबर डी में, ठीक है। पॉइंट नंबर डी हमारा आंसर है, ठीक है। इसको उल्टी तरीके से भी कोई कर सकता है, तो देखो सबसे लास्ट में हम पेमेंट ऑफ ड्यूटी करते हैं, ठीक है। तो और फिर उसके बाद ड्यूटी पे करने से पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे गुड्स का। तो जो 6th फिर 4th, ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट नंबर डी में था। तो अगर उल्टा तुक्का या रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए, प्रोसीजर तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। Which of the following is not correct in relation to claim of duty drawback under section 75? कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है? The upper limit for drawback is 1/3, ये तो सही है, 1/3 ही है। Countervailing duty and safeguard duty are not included in all industry rate of drawback, ये चीज बिल्कुल सही है, सीवीडी नहीं होता, ठीक है। सीवीडी और सेफगार्ड ड्यूटी दोनों ही नहीं लगते हैं। ड्रॉबैक की अमाउंट हम पर्टिकुलर उस रेट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ऑल इंडस्ट्री रेट पे कैलकुलेट करते हैं, उसमें सीवीडी और सेफगार्ड ड्यूटी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल डिटरमाइनिंग ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्रॉबैक, बिल्कुल सही है। एंड थस कैन बी क्लेम्ड इन एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग फिक्सिंग ब्रांड रेट। तो फिक्सिंग ब्रांड रेट के केस में ठीक है, ये वाली अमाउंट सही है, ठीक है, ये वाला अमाउंट गलत था। प्रोविजन फॉर सेक्शन 75 आर नॉट एप्लीकेबल ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट, ये भी गलत है। आपके प्रोविजंस और ड्रॉबैक सारी जगह एप्लीकेबल है, चाहे आपने पोस्ट से कर रहे हो, चाहे आप वेसल से कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर, एक्सपोर्ट होनी चाहिए गुड्स, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया, कौन कौन सा करेक्ट नहीं है, तो 2nd and 4th हमारा करेक्ट नहीं है, आंसर है सी। Ayar Niryat Enterprise exported goods having FOB value of 10 lakh. The all industry duty drawback on export of these goods is 5%. Market price of the goods in India is 40,000. Calculate the duty drawback receivable by Ayar Niryat Enterprise. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको है ना ड्रॉबैक मिलेगा 10 का 5%, 50,000, लेकिन क्योंकि मार्केट प्राइस ही 40,000 है तो भाई हमको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ तो ड्रॉबैक की रेट से भी कम में मार्केट प्राइस जा रही है। तो सी पॉइंट जो हमारा है, ठीक है, ये सही पॉइंट है, क्योंकि ये बोल रहा है कि आयात निर्यात एंटरप्राइज इज नॉट एंटाइटल्ड, और वो नहीं है एंटाइटल्ड बिकॉज मार्केट प्राइस इज लेस देन अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक। Suhasini Oberoi, an Indian resident who was on a visit to USA, returned after 6 months for contesting in assembly elections of her state. So baggage rules है ये, ठीक है। पर्सनल इफेक्ट्स 59,000 ये हो गया एग्जेम्प्ट, पर्सनल इफेक्ट्स जो होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर एक अलाउड होता है तो वो अलाउड हो जाएगा। ज्वेलरी 25 ग्राम है 67,000 की। देखो अगर ये बंदी सुहासिनी ओबरॉय 1 साल से ऊपर रहती बाहर तो इसको बैगेज अलाउंस में मिल जाती है, वो जो 40 ग्राम और 20 ग्राम वाला है मेन और वेमेन के केस में, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 6 महीने रही है तो इसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम पे भी कोई ऐसे पर्टिकुलरली एग्जेम्पशन नहीं है। तो अगर मैं सॉल्व करके बताऊं तुम्हें तो हमारा आंसर रहेगा ये, पर्सनल इफेक्ट एग्जेम्प्ट, लैपटॉप एग्जेम्प्ट, ज्वेलरी 67,000 प्लस म्यूजिक सिस्टम 58,000, ठीक है, टोटल 125,000। अब ये बंदी गई थी यूएस से, आप कोई नेपाल भूटान थोड़ी जा रहे हो। नेपाल भूटान में 15,000 की लिमिट है, यहाँ पे ड्यूटी फ्री लिमिट आपको मिल रही है 50,000।